हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर एंड वेलकम बैक टू माय लेक्चर्स। हम लोग अभी ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं। आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं। आई होप आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम का। अगर अभी तक नहीं देखा है देन गो एंड वॉच प्रीवियस लेक्चर, उसके बाद आप ये लेक्चर वॉच करें। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या हैं, वो कैसे काम करता है और उसके टाइप्स क्या है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली हैं। अभी हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल्स करेंगे। एग्जांपल्स तो वैसे हमने पहले भी पढ़ी, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं, बट उनमें से कुछ एग्जांपल्स जिनके बेसिस पे एग्जामिनेशन पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, हम वो भी कवर करेंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले एग्जांपल हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट डॉस। इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। उसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको, क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ MS डॉस। इसे हम जनरली डॉस के नाम से भी बुलाते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से हम लोग निकालेंगे कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम की कौन सी टाइप से बिलोंग करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि MS डॉस कौन से टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपको पता होना चाहिए। सो माइक्रोसॉफ्ट डॉस इज सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मैंने आपको जब सिंगल यूजर बताया था उसमें भी बताया था। कौन सा टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका फुल फॉर्म ये है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज फ्रॉम हियर। जैसे मैंने आपको इंटरफेस के बारे में बताया था, यूजर इंटरफेस, जिसमें मैंने आपको GUI एंड CLI बताया, कमांड लाइन इंटरफेस एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो MS डॉस से एक और क्वेश्चन आता है कि ये MS डॉस का जो यूजर इंटरफेस है वो कैसा है। तो वो कैसा है? CLI। ठीक है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस। इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको दी थी लास्ट लेक्चर में। कमांड लाइन इंटरफेस क्या होता है? जहां पर कमांड्स को यूज करके हम इनपुट देते हैं। ठीक है, अब MS डॉस जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जो IBM कंपैटिबल PCs या फिर कंप्यूटर्स के लिए बनाया गया था। ठीक है, इसका कमांड लाइन इंटरफेस है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। कमांड्स को यूज करके ही हम लोग कंप्यूटर में फाइल्स को ओपन कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं, जो भी एक्शन हमें परफॉर्म करना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ये कब इन्वेंट हुआ, ये कब डेवलप हुआ? तो इट वाज डेवलप्ड इन 1981। ठीक है, कभी इसका डेवलपमेंट हुआ? 1981। नाउ वी हैव 4 क्वेश्चन। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, फुल फॉर्म इसका ये है। ठीक है, कमांड लाइन इंटरफेस फॉलो करता है और इसका इन्वेंशन कब हुआ था? 1981 में। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? अब एक और तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है या प्रोप्रिएटरी है, मतलब क्लोज सोर्स सिस्टम है। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बन गया, माइक्रोसॉफ्ट डॉस आपका क्लोज्ड सोर्स है। ठीक है, क्लोज सोर्स, जिससे हम लोग प्रोप्रिएटरी सोर्स भी कहते हैं। अभी तक आपको पता है ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स क्या होता है। तो ये क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट डॉस। क्लियर? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बारे में तो आपको पता है, तो इसके बेसिस पे भी आपको हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बारे में सबने सुना है, नाम सबको पता है। तो इसके फाउंडर्स कौन है? हु इज द फाउंडर ऑफ कंपनी माइक्रोसॉफ्ट? तो इसके फाउंडर दो हैं, एक है पॉल एलन, PAULAEEN, और एक आपने नाम सुना ही है, बिल गेट्स, BILLGATES। These two are the founders of the company Microsoft। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट वन। अब हम सेकंड पे चलते हैं। नेक्स्ट इज विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। अब पहले तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या बनाया? माइक्रोसॉफ्ट डॉस बनाया, जिसके काफ़ी सारे वर्जन्स लेटर ऑन आए थे। उसके बाद एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन्स की शुरुआत हुई, जो किसने की? अगेन माइक्रोसॉफ्ट ने ही की, जो है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी भी करंटली भी आप लोग अगर लैपटॉप PCs यूज़ करते हो तो आप में से मोस्ट ऑफ यू आर यूजिंग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। अब यहाँ से चेंज क्या आया? जब माइक्रोसॉफ्ट डॉस यूज़ हो रहा था तो कमांड लाइन इंटरफेस था, लेकिन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो किसने बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। सेकेंड पॉइंट, इसका इंटरफेस कैसा है? GUI इंटरफेस, दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, दिस इज द
इंटरफेस। यहाँ पे इसका मतलब क्या था कि कमांड्स लिखने की ज़रूरत नहीं थी, कोड टाइप करने की ज़रूरत नहीं थी। यूजिंग आइकन्स, टैब्स, बटन्स, ये सारी चीज़ें यूज़ करके आप लोग इजीली नेविगेट कर सकते थे। कि यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस यहाँ पर हमें प्रोवाइड होता था। अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम विंडोज़ क्यों है? क्योंकि आपने इसका लोगो देखा होगा, जो इसका आइकन है वो कुछ इस तरीके से विंडोज़ हैं, ये स्क्वायर बॉक्सेस, इसीलिए हम इसे को देखते हुए इसका नाम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो काफ़ी सारे वर्जन्स आए, जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन 1.0। विंडोज़ वर्जन 1.0 कब आया था? 1985 में आया था। वर्जन 2.0 1987 में आया था। बट ये दो जो वर्जन्स हैं, दीज वर नॉट मच फेमस, नॉट मच सक्सेसफुल। इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का जो वर्जन हम कंसीडर करते हैं, जैसे हम फर्स्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, वो आया 1990s में, जो क्या है? विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा? वर्जन 3.0। This is considered as the first version, first successful version भी कह सकते हैं, because these two were not much successful. इसके बाद काफ़ी सारे versions मार्केट में आए, काफ़ी सारे वर्जन्स माइक्रोसॉफ्ट ने रिलीज़ किए। वर्जन्स रिलीज़ करने का मतलब क्या होता है? देर आर सम अपग्रेडेशंस, अपडेट्स विद मोर सिक्योरिटी, विद मोर हम लोग कह सकते हैं फैसिलिटीज़। इन सब के साथ वर्जन्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आते रहे, जैसे विंडोज़ 95, विंडोज़ 98, विंडोज़ ME। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका क्या बनता है, एक और वर्जन्स के बेसिस पे, जैसे आपको बोला होगा विंडोज़ ME, तो यहाँ पे पूछ लिया होगा ME स्टैंड्स फॉर व्हाट? तो ME आपको पता होना चाहिए, ME स्टैंड्स फॉर मिलेनियम एडिशन। ठीक है, उसके बाद एक और वर्जन, काफ़ी सक्सेसफुल वर्जन, जो है विंडो NT। NT का मतलब क्या है? NT की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। NT मीन्स न्यू टेक्नोलॉजी। Then there is one more version, Windows XP, जहाँ पे XP का मतलब क्या है? एक्सपीरियंस। क्लियर? उसके बाद विंडोज़ 7 आया, विंडोज़ 8 आया। जो करंटली लेटेस्ट वर्जन हम लोग यूज़ कर रहे हैं विंडोज़ का, वो कौन सा वर्जन है? अभी तक जो लेटेस्ट है वो है विंडोज़ 10। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। अब यहाँ से हम विंडोज़ NT के बेसिस पे एक पॉइंट और देख लेते हैं। विंडोज़ NT का वर्जन मैंने आपको बताया, जहाँ पर NT की फुल फॉर्म है न्यू टेक्नोलॉजी। ये माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ NT, ठीक है, जहाँ तक मैंने वर्जन्स की बात की ना, 1.0, 2.0, 3.0, विंडोज़ 95, 98, ये सब कैसे थे? ये सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे। ठीक है, लेकिन जब हम विंडोज़ NT की बात करते हैं तो ये माइक्रोसॉफ्ट का फर्स्ट मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, यहाँ से शुरुआत हुई, माइक्रोसॉफ्ट ने स्टार्ट किया मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। कौन से वर्जन से? NT वर्जन से। दिस इज़ द फर्स्ट मल्टी यूज़र कह सकते हैं, मल्टी प्रोसेसर कह सकते हैं, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा रहा? विंडोज़ NT। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? चलिए अब थर्ड टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देख लेते हैं, दैट इज़ लाइनक्स। लाइनक्स के बेसिस पे भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? लाइनक्स किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो आपको ध्यान रखना है, लाइनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ये यहाँ से मैं अंडरलाइन कर ली हूँ, ये याद रखना है आपको। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, दैट मीन सोर्स कोड इज़ फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, ये आपको याद रखना है। सेकेंड पॉइंट जो आपको याद रखना है, लाइनक्स का डेवलपमेंट कब हुआ? 1991 में ये डेवलप हुआ। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है, लाइनक्स के डेवलपर कौन है? तो लाइनक्स के डेवलपर हैं लिनस टॉर्वल्ड्स। ठीक है, लाइनस टॉर्वल्ड्स इनका नाम है। अब यहाँ से लाइनस और लाइनक्स आपने याद रखना है, ये देखिए यहाँ पर X है, यहाँ S है, तो यहीं से आपको नाम याद रखना है कि मिलता जुलता नाम है। ठीक है, लाइनस टॉर्वल्ड इज द इन्वेंटर, और कब किया था? 1991 में किया था, और ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब लाइनक्स का डेवलपमेंट हुआ तो यहीं से हम कह सकते हैं कि एक अलग तरह का हम कह सकते हैं कि बूस्ट मिला ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है, यहीं से काफ़ी सारे जगह पर, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स पर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स को डेवलपमेंट हुआ, उन्हें एक्सेप्ट किया जाने लगा।
फोर्थ वन पे आते हैं, दैट इज़ एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बारे में आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं बिकॉज डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं। तो एंड्रॉयड क्या है? एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, इट इज़ अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकेंड पॉइंट क्या है कि एंड्रॉयड भी एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी सबको याद रखना है। किस कंपनी ने इसे डेवलप किया है, कौन है इसका ओनर? तो ओनर है गूगल, ठीक है। कई बार मतलब स्मार्टफोन कंपनीज, जैसे आप कोई भी स्मार्टफोन यूज़ करते हो, फॉर एग्जांपल आप वन प्लस यूज़ कर रहे हो, सैमसंग यूज़ कर रहे हो, तो सभी में एंड्रॉयड ही होता है, बट दे आर नॉट द ओनर्स, ठीक है। ये किसका है? ये गूगल का है एंड्रॉयड, और ये ओपन सोर्स है, दैट्स वाई मेनी अदर मोबाइल कंपनीज आर यूजिंग दिस ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर हो गया यहाँ तक सबको? और एक और क्वेश्चन इसके बेसिस पे बन सकता है कि एंड्रॉयड का लेटेस्ट वर्जन क्या है, तो आपको पता ही होगा, आप सब यूज़ करते हैं। अभी तक का फिलहाल का जो लेटेस्ट वर्जन है 2020 में आया था, दैट इज़ एंड्रॉयड 11, ठीक है स्टूडेंट्स। सो यहाँ तक आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा ओपन सोर्स है, कौन सा क्लोज सोर्स है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं iOS। iOS का फुल फॉर्म क्या है? आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी क्या है? एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एप्पल यूजर्स के लिए, जो आईफोन यूज़ करते हैं, आईफोन मोबाइल यूज़ करते हैं, जो उनके लिए बनाया गया है। किसने बनाया है? एप्पल कंपनी ने, एप्पल इनकॉर्पोरेशन, है ना। तो ये आईफोन, आईपैड, आईपॉड, इस तरह के डिवाइसेस के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एक और ऑपरेटिंग सिस्टम जो एप्पल कंपनी का ही है, दैट इज़ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। नाम सुना होगा। तो आईओएस और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में कंफ्यूज मत हुएगा। आईओएस क्या है? एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो जो फ़ोन यूज़ करते हैं, एप्पल फ़ोन यूजर्स हैं, उनके लिए है, ठीक है। और मैक क्या है? एक हम कह सकते हैं पीसी, लैपटॉप, इसके लिए, इसके इससे कंपैटिबल जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है एप्पल द्वारा, वो है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर टू एवरीबडी? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन इज यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहला क्वेश्चन, यूनिक्स जो है वो एक क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। सम ऑफ इट्स वर्जन, कई बार इसके बारे में हम लोग ऐसे भी बुक्स में पढ़ते हैं कि ये ओपन सोर्स भी है, ये क्लोज सोर्स भी है। तो हम इसे बोथ क्यों कहते हैं? क्योंकि यूनिक्स के कुछ वर्जन्स जो हैं वो ओपन सोर्स हैं, ठीक है, इसीलिए हम इसे बोथ कहते हैं। बट जनरली आपको सिर्फ डायरेक्ट ऑप्शन में बोला हो कि क्लोज्ड है या ओपन है, आपके पास दोनों का ऑप्शन ना हो, तो आप लोग क्लोज सोर्स ही चूज़ करेंगे, ठीक है, बिकॉज सम ऑफ इट्स वर्जन्स आर ओपन सोर्स। तो यूनिक्स जो है वो एक क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था 1960s और 1970s के बीच में कहीं, ठीक है, 1960s टू 1970s के बीच, बट मोस्ट ऑफ द बुक्स में 1970s ही है। इस टाइम पे इसका हम कह सकते हैं डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था। ये क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लियर टू एवरीबडी? दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है, ये कहाँ पर यूज़ होता है? ये सर्वर्स, डेस्कटॉप्स, लैपटॉप्स, मेजरली सर्वर्स पे यूज़ होता है इस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। दूसरा, ये मल्टी यूज़र है, मल्टीटास्किंग है, एवरीथिंग इज रिटन ओवर हियर, मल्टी यूज़र, मल्टीटास्किंग, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो यूनिक्स के बारे में आपको पता होनी चाहिए, इसके डेवलपर्स कौन हैं। वैसे तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के डेवलपर्स में काफ़ी सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है, बट देर आर मेन 2 पीपल जिन्होंने इसकी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा काम किया, जिनका नाम आपको याद रखना है, डेनिस रिची एंड केन थॉम्पसन। दीज आर द 2 पीपल जिन्होंने डेवलप किया है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये एक मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। पीसीज, लैपटॉप्स में भी यूज़ हो सकता है, जनरली मेजरली कहाँ पर यूज़ होता है? सर्वर्स में यूज़ होता है। एक और क्वेश्चन इसके बेसिस पे मैंने देखा है, एक एग्जामिनेशन में पूछा गया था कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है। ऑब्वियसली कोई भी सॉफ्टवेयर होता है तो वो किसी न किसी कोड में लिखा जाता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है? तो एक हाई लेवल लैंग्वेज, दैट इज सी लैंग्वेज में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लिखा गया है। दीज आर द पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं। So now we have some important terms related to operating system we can say, जिनके बारे में भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि प्रोसेस। हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम के काफ़ी फंक्शंस पढ़े, जिसमें प्रोसेस मैनेजमेंट भी एक फंक्शन था। तो कई बार आपको पूछ लिया जाता है कि प्रोसेस क्या है, या फिर प्रोसेस की डेफिनेशन दी होती है और पूछा जाता है इनमें ऑप्शंस में से किसकी डेफिनेशन है। तो प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस एक्चुअली में एक प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन। जब हम इनपुट देते हैं तो ऑब्वियसली देयर आर मेनी प्रोग्राम्स, एक इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो एज इनपुट हमारे कंप्यूटर को मिलती हैं, और जब वो इनपुट
किसके पास जाती है, सीपीयू के पास जाती है, एग्जीक्यूट होती है, उसकी प्रोसेसिंग होती है, तो उसी को हम लोग कहते हैं प्रोसेस। प्रोसेस एक्चुअल में क्या होता है, अ प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन, जिसको सीपीयू एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम को, उसे ही हम लोग एक प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, जिसकी फुल फॉर्म होती है पीसीबी। एक और टर्म प्रोसेस शेड्यूलिंग। प्रोसेस शेड्यूलिंग का फंक्शन मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये फंक्शन भी किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी कोई एक प्रोसेस सीपीयू किसी प्रोसेस की प्रोसेसिंग कर रहा होता है तो इट नीड्स सम रिसोर्सेज, है ना। रिसोर्सेज मैंने आपको बताया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, सीपीयू टाइम होता है, कंप्यूटर मेमोरी होती है। तो प्रोसेस, कौन से प्रोसेस को कौन सा रिसोर्स देना है, उसे हम लोग कहते हैं प्रोसेस स्केड्यूलिंग। मतलब प्रोसेस की स्केड्यूलिंग, सीपीयू को जो प्रोसेस की स्केड्यूलिंग है, प्रोसेस से सीपीयू से ऐसे एग्जीक्यूट करवाए जाएं, ऐसे प्रोसेस करवाया जाए, या फिर सीपीयू से ऐसे काम करवाया जाए कि सीपीयू फ्री ना रहे, ठीक है। हर वक्त वो कोई ना कोई प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट करता रहे। समझ गए आप लोग बात। जब हम बात करते हैं यूनी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स की, यूनी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स जहाँ पर एक ही प्रोसेस एट अ टाइम सीपीयू जो है वो एग्जीक्यूट करता है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट डॉस सिस्टम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जब सीपीयू प्रोसेस करता है, उससे पहले इनपुट मिलती है, उसके बाद आउटपुट जाती है, तो इनपुट और आउटपुट में जब तक काम चल रहा है, पहले इनपुट में चल रहा है, फिर प्रोसेसिंग हो रही है, फिर आउटपुट में काम चल रहा है, तो उतने टाइम तक जब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का यूज हो रहा है, सीपीयू जो है वो फ्री रहता है ना। क्योंकि एट अ टाइम एक ही प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो सकता है, उसकी आउटपुट मिलेगी, फिर दूसरा प्रोसेस इनपुट होगा, तो सीपीयू जो है वो फ्री रहता है। सीपीयू को फ्री रहने का मतलब होता है सीपीयू का आइडल टाइम, आइडियल टाइम, आइडल टाइम, ठीक है। इसे ही हम लोग बोलते हैं सीपीयू आइडल टाइम, मतलब कितने टाइम तक सीपीयू फ्री रहा। और जब हम बात करते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स की, तो मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स में क्या होता है, मल्टीपल प्रोसेसेस एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं। अगर सीपीयू एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है या प्रोसेस कर रहा है, तो बाकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को वेट नहीं करना पड़ेगा, या सीपीयू को वेट नहीं करना पड़ेगा जब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को यूज़ हो रहे हैं। मतलब सभी रिसोर्सेज जो हैं वो प्रॉपरली यूज़ होंगे। एक में अगर सीपीयू में काम चल रहा है तो दूसरा इनपुट आउटपुट को यूज़ करेगा, थर्ड मेमोरी को यूज़ करेगा। इस तरीके से प्रोसेसेस की स्केड्यूलिंग करना, ताकि रिसोर्स मैनेजमेंट अच्छे से हो, रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज किया जा सके, उसे ही हम लोग प्रोसेस शेड्यूलिंग कहते हैं। इन शॉर्ट मैं आप लोगों को बता दूं, सीपीयू लंबे समय तक फ्री ना रहे, जितने भी रिसोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेमोरी है, सीपीयू टाइम है, ये सिस्टमैटिकली यूज होते रहें, इसी को हम लोग कहते हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग। क्लियर टू एवरीबडी। आगे आ जाते हैं एक और टर्म रिलेटेड टू कंप्यूटर, जिन्हें हम लोग कहते हैं डेडलॉक्स। डेडलॉक्स के बेसिस पे भी मैं कहूँगी कि जेके एसएसबी के एग्जाम्स में डेडलॉक्स के बेसिस पे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब डेडलॉक क्या होती है, डेडलॉक एक्चुअल में हमारे कंप्यूटर में या हमारे मोबाइल में एक सिचुएशन होती है, एक कंडीशन होती है। होता क्या है कि जब हम मल्टी प्रोग्रामिंग करते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग करते हैं, मल्टीपल प्रोग्राम्स, मल्टीपल इनपुट्स एक साथ प्रोसेस हो रही हैं, तो क्या होता है कि कई बार वेटिंग टाइम ज़्यादा होने की वजह से, वेटिंग टाइम मतलब जब आप रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो, कंप्यूटर रिसोर्सेज सबको पता है ना अभी क्या है, रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो, तो ऐसा हो सकता है कि आप लोग फॉर एग्जांपल बहुत सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4, प्रोसेस 5। प्रोसेस 1 सीपीयू टाइम यूज़ कर रहे हैं, मतलब सीपीयू है, यहाँ पर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का यूज़ हो रहा है, यहाँ पर मेमोरी का यूज़ हो रहा है, मतलब इन्होंने प्रोसेसेस को होल्ड करके रखा है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 ने। अब प्रोसेस 4 और प्रोसेस 5 को क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, कब तक, जब तक ये क्या करेंगे, रिलीज करेंगे रिसोर्सेज को, क्योंकि इनके पास तो अभी कोई रिसोर्स नहीं है, इन्हें वेट करना पड़ेगा। तो कई बार वेटिंग टाइम ज़्यादा होने की वजह से ये प्रोसेसेस जो हैं वो क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, मतलब प्रोसेसेस खत्म हो जाते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं डेडलॉक का सिचुएशन। समझे आप लोग बात। मे बी आपके साथ भी ऐसा हुआ हो, कई बार आप लोगों ने बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में ओपन किए होते हैं, आपने वर्ड फाइल भी खोला, आपने कोई मीडिया प्लेयर खोला, आपने यूट्यूब चलाया, वेब ब्राउज़र भी चला रहे हो, आपने कोई पीडीएफ फाइल भी ओपन की, तो आपने ये सारी चीज़ें ओपन करके रखी हुई हैं। तो कई बार आपने नोटिस किया होगा कि जब बहुत सारा काम आप कर रहे हो, तो आप एक पीडीएफ फाइल ओपन कर रहे हो, वो ओपन नहीं हो रही है, मतलब ओपन होते ही क्लोज हो रही है, कुछ ऐसा सिस्टम होता है। तो उस सिचुएशन को भी हम लोग डेडलॉक का सिचुएशन कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे जो बाकी के प्रोसेसेस हैं वो रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, तो जो प्रोसेस
या जो टास्क हमने कंप्यूटर को दिया है उसके पास रिसोर्सेज नहीं है या लंबे समय तक रिसोर्सेज का वेट करने की वजह से डेडलॉक का कंडीशन आ जाता है, यानी कि वो प्रोसेसेस जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। क्लियर? अब डेडलॉक की कंडीशंस जो हैं वो कुछ रीजंस की वजह से आ सकती हैं। मेजर वी हैव 4 रीजंस, ये ऑलमोस्ट सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। पहला रीजन है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दूसरा होल्ड एंड वेट, तीसरा नो प्रियम्पशन एंड फोर्थ है हमारे पास सर्कुलर वेट। सब आपस में रिलेटेड हैं। आपको इन रीजंस में से क्वेश्चन कैसा आएगा, इन रीजंस में से आपको क्वेश्चन आएगा, फॉर एग्जांपल आपको म्यूचुअल एक्सक्लूजन का डेफिनेशन दे दिया कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या कंडीशन है और आपको बोला है कि ये जो डेफिनेशन हमने दिया है ये किस टर्म का है, देन यू हैव टू चूज फ्रॉम द ऑप्शंस। क्लियर? तो अभी हम लोग समझेंगे इन चारों कंडीशंस को जो क्या करती हैं, अराइज करती हैं डेडलॉक सिचुएशन को। पहला है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या कहता है, वन और मोर देन वन रिसोर्सेज आर नॉन शेयरेबल, कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ रिसोर्सेज जैसे इनपुट आउटपुट हो गया, मेमोरी हो गया, ये नॉन शेयरेबल हैं, मतलब एक प्रोसेस रिसोर्सेज को यूज कर सकता है एट अ टाइम। फॉर एग्जाम्पल हमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यूज करने हैं तो प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 है, दोनों यूज नहीं कर सकते एट अ टाइम, एक ही कर सकता है, तो ऑब्वियसली दूसरे को वेट करना पड़ेगा, है ना। तो इसी सिचुएशन को हम लोग कहते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन। जैसे एक से ज़्यादा कोई भी प्रोसेस जो है वो रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर सकता एट अ टाइम, उसे हम कहते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन। सेकंड है होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट भी सिमिलर कंडीशन है कि किसी प्रोसेस ने रिसोर्सेज को होल्ड करके रखा है और दूसरे को वेट करना पड़ रहा है, एक ने होल्ड करके रखा है, दूसरा वेट कर रहा है और जिसकी वजह से डेडलॉक हो गया, वेटिंग टाइम ज़्यादा होने की वजह से। थर्ड है नो प्रियम्पशन। दिस इज ऑल्सो सिमिलर, अ रिसोर्स कैन नॉट बी टेकन फ्रॉम अ प्रोसेस अनलेस द प्रोसेस रिलीज द सोर्स। अब देखिए मैंने आपको कहा जैसे प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 2 है, प्रोसेस 3 है, 4 है, सब ने प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 प्रोसेस 3 ने रिसोर्सेज को होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। अब प्रोसेस 4 जो है ये तब तक रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर सकता जब तक पहले दूसरा और तीसरा प्रोसेस रिलीज करे, मतलब ये छीन नहीं सकता, उसे ही हम लोग कहते हैं नो प्रियम्पशन, ठीक है। फोर्थ आता है सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट का मतलब क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसेस इन द सर्कुलर फॉर्म रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हैं और जब शेयर हो रहे हैं तो बाकी के सारे क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज का वेट कर रहे हैं। अब ये सिचुएशन कैसे होगी, एक डायग्राम की फॉर्म में मैं आपको समझाती हूँ। जैसे हम बोले लेट्स से ओके, प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 2 है, प्रोसेस 3 है, प्रोसेस 4 है, इस तरीके से, ठीक है। अब इसने और इसने रिसोर्सेज को होल्ड करके रखा है, जब ये दोनों रिलीज़ करेंगे तो 3 को मिलेगा, ठीक है। फिर जब 3 रिलीज़ करेगा तो 4 को मिलेगा, तब तक 1 2 और 3 को वेट करना पड़ेगा, फिर 1 को मिलेगा तो 2 3 4 को वेट करना पड़ेगा, 2 को मिलेगा तो 3 4 5 को वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब सर्कुलर फॉर्म में एक के बाद रिसोर्स है तो बाकी के प्रोसेसेस को वेट करना पड़ेगा, इसे ही हम लोग कहते हैं सर्कुलर वेट। समझ गए आप लोग बात? सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रोसेस शेड्यूलिंग, प्रोसेस एंड डेडलॉक। आई होप आपको ये सिचुएशन समझ में आई होंगी, ठीक है। और यहाँ पे ही हम टॉपिक ख़त्म कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ डन, ये टॉपिक हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। हम इसके एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस भी जल्दी करेंगे, इवन मैं आपके लिए कंप्यूटर्स के प्रैक्टिस सेशन भी जल्दी लेके आऊँगी, ठीक है, सभी एग्ज़ाम्स के लिए, बिकॉज अभी कमिंग डेज में जेके एसएसबी के एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, तो उसके लिए ऑल ओवर आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। जल्दी ही मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऑलराइट, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, एंड यस कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय।